हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज जिस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं ये टॉपिक है आपका सेल्स स्क्रिप्ट एंड वेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इनफैक्ट इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर मैं आपसे शेयर करूं तो आपको और मज़ा आएगा सुन के। शायद ही कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जिसको डिकोड करने के लिए $10,000 का इनाम रखा गया होगा, जो भी पर्सन डिकोड करेगा उसको। तो देख लो, बड़ा अच्छा स्कोप है। अगर आप में से कोई हड़प्पा की स्क्रिप्ट को डिकोड करने में इंटरेस्टेड है तो $10,000 उसके हुए। तो इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में भी हड़प्पा की स्क्रिप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी बूते की नहीं है। ऐसा नहीं है कि शायद भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, मैं पॉसिबिलिटीज़ से कभी डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतने साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी भी मिस्टीरियस बनी हुई है, रहस्यमय बनी हुई है। हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो क्यों डिकोड नहीं कर पाए हैं, और उसके साथ साथ सील और वेट का क्या इंपॉर्टेंस था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आज की वीडियो में समझते हैं। चलिए, तो सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, हड़प्पा में तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आपको पढ़ना। अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमेशा से फैसिनेटिंग रही है। क्यों? क्योंकि इसके समकालीन 4 सिविलाइजेशन जो हैं, आपको हमेशा मैं बता देता हूं उनके नाम। अब तो जुबां पे आपके याद हो गया होगा, वो है ना, मेसोपोटामिया, या जिसे आप कह दो सुमेरियन, और ये सारे सिविलाइजेशंस, मतलब कुल मिला के उसे एक ही नाम देते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो यूफ्रेट और टिग्रिस नदी के पास थी, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के पास में थी, फिर आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर के पास में थी या नील नदी के पास में थी, फिर चाइनीज सिविलाइजेशन। ये 4 ही सिविलाइजेशन है, जिनमें से 3 सिविलाइजेशंस को बहुत अच्छे से समझ लिया गया, उनके लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया गया। लेकिन हड़प्पा एक रहस्य बना हुआ है अभी भी। तो हड़प्पा इसलिए भी फैसिनेटिंग है क्योंकि जब हम देखते हैं इसकी स्क्रिप्ट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, तो बहुत एडवांस चीज़ें पता चलती हैं, समझ में आती हैं। बट कैसे वो एडवांसमेंट तक पहुंचे, ये एक बहुत रहस्यमय चीज़ है जिसके बारे में पता नहीं चलता। तो चलो, हम सबसे पहले बात करेंगे सील और सीलिंग के बारे में। अब बहुत ईजी वर्ड है सील, है ना, हम सब लोग इससे क्या है, परिचित हैं। वी ऑल आर वेल एक्वेंटेड विद द वर्ड सील। सील का मतलब होता है मोहर। तो जब भी आप किसी में, किसी पेपर पर, किसी सर्टिफिकेट पर कोई स्टाम्प लगा हुआ देखते हैं, तो आपको यही सील का तुरंत दिमाग में इमेजिनेशन कर लेना है कि सील और कुछ भी नहीं है, काइंड ऑफ इंप्रेशन। एक इंप्रेशन जो डालते हैं हम, एक जो स्टैंपिंग करते हैं, वही सील कहलाती है। इसमें कुछ इमेजेस होती हैं। नॉर्मली आज के डेट में हम सील में क्या देखते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर पर्सन या इंस्टीट्यूशन या डेजिग्नेशन से रिलेटेड सील है, उसमें उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो हड़प्पा के लोग सील का इस्तेमाल करते थे। अब सीलिंग क्या है? तो सील लगाने की प्रक्रिया सीलिंग कहलाती है। सील के द्वारा किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट करना, द ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी गुड, एनीथिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सीलिंग, और यू कैन से यूजिंग द सील इज कॉल्ड सीलिंग। तो सीलिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, सील और सीलिंग वर्ड दोनों कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया आपको। सील के द्वारा किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट करना सीलिंग कहलाता है। ठीक है, अभी और आगे क्लियर हो जाएगा इसी पैराग्राफ में। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो हड़प्पा में जब एक्सकेवेशन हो रहा था, तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनके दिमाग में आया कि यार सील का क्या इस्तेमाल करते रहे होंगे लोग। तो पिछले जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में आपने क्या समझा? पिछले टॉपिक में आपने ये समझा कि जो मेसोपोटामिया है, ओमान वगैरह है, यहाँ पर कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स, सील, मोहरें, उनके इंप्रेशंस हड़प्पा के जो हैं वो मिले हैं उन जगहों पे। इसका मतलब है कि सीलों का इस्तेमाल ये लोग क्या करते थे, लंबी दूरी का जो व्यापार होता था, लंबी दूरी की जो एक कम्युनिकेशन होती थी, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती थी। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीन्स टू से कि हमने एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर जगह पर भेजा है, तो उसकी कह दो टेम्परिंग नहीं हुई है, या एक तरीके से कह दो कि उसकी ऑथेंटिसिटी इंश्योर करने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब जरूरी नहीं कि आप बोल के कुछ बोलो। कम्युनिकेशन 2 तरीके का होता है ना, एक होता है नॉन वर्बल और एक होता है वर्बल, है ना। तो इशारों में बातें होती हैं जो, वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और आप मुंह से ही बोल दो किसी को, है ना। तो एक होता है ना कि आप इशारे से कुछ बहुत कुछ कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को पहुंचा देना किसी तरीके से, बस जरूरी नहीं कि आप बोल के ही पहुंचाओ। तो इमेजिन, अंदाजा लगाइए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि अ बैग ऑफ गुड्स, कम्युनिकेशन होता था, ट्रेड होता था। तो उस ट्रेड के दौरान कैसे कम्युनिकेट किए होंगे? ए पॉइंट से
बी पॉइंट के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कुछ गुड्स जा रहे हैं, तो जो गुड्स जा रहे हैं इनके बारे में यहां पर समझिए। बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब इट्स माउथ वॉज टाइड विथ रोप एंड ऑन द नॉट वॉज affixed some wet clay on which one or more seals were pressed। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ये मान लो एक बैग हो गया आपका, ठीक है, ये आपका बैग हो गया, इस तरीके से बंध गया। अब ये बैग अच्छे से बंध गया, आपका बड़ा सा बोरा है मान लो, या कुछ भी बहुत बड़ा आर्टिकल है, बंध गया। अब क्या करेंगे, इसको तो कोई भी खोल सकता है आसानी से, खोलने के बाद उसमें से सामान निकाल सकता है। तो जो सामान यहाँ तक जाना है, जिस क्वांटिटी में जाना है, जिस जगह तक जाना है, वो कैसे ऑथेंटिकली सेम अमाउंट में, सेम मेजरमेंट में, सेम वेट में पहुँच जाए। बीच में टेम्परिंग हो सकती है, बीच में बदमाशी हो सकती है, कोई निकाल सकता है सामान को। इसलिए क्या किया जाएगा, इसके ऊपर एक वेट क्ले, गीली मिट्टी लगाई जाएगी, और वो गीली मिट्टी इस जहाँ पर ये सीलिंग की जा रही, जहाँ पर ये बांधा जा रहा है ना, उस बांधने वाली जगह पर वो इस तरीके से लगाई जाएगी कि उस पर फिर क्या होगा, इंप्रेशन बनाया जाएगा। अब आप देख रहे होगे ये इमेज में आपको एक तरीके का चिन्ह, एक पॉइंट, एक सिंबल बना हुआ दिख रहा है, क्लियर है। तो अब क्या होगा, इसी वेट क्ले के ऊपर एक तरीके का इंप्रेशन, एक स्टैंपिंग की जाएगी, यानी कि सील लगाया जाएगा। तो ये लग गई सील। आप देख रहे हैं इसमें एक एनिमल बना हुआ है और साथ साथ कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। तो इस वेट क्ले के ऊपर सील लग गई। अब सील सूख जाएगी, लंबी दूरी तक वो चीज़, वो इंटैक्ट रहेगी सील, ऐसा नहीं कि निकल जाएगी, ध्यान रखिएगा, है ना। मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें आज भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा क्या कि तुरंत आप जैसे मिट्टी का घड़ा लेके आए तो आपको फोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फूट जाएगा रखते ही। तो अब जब ये दूसरे डिस्टेंस तक पहुंचेगा, मतलब दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा, तो अगर ये चीज़ बिना किसी टेम्परिंग के गई है, इंप्रेशन जो है प्रॉपर है, उसमें जो इंप्रेशन बनाया गया था सील का वो प्रॉपर है, उसमें किसी भी तरीके की टेम्परिंग नहीं हुई है, ठीक है, उसकी सीलिंग इंटैक्ट है। ये सीलिंग वर्ड आ गया ना, देखो क्लियर हो गया। सीलिंग का मतलब सील लगाने की प्रक्रिया, उसको फुल प्रूफ करने की प्रक्रिया, उसको सेफ करने की जो प्रक्रिया है व्यापार के दौरान, दैट इज कॉल्ड सीलिंग, क्लियर है। तो अब ये इंटैक्ट पहुंच गई बी पॉइंट तक, इसका मतलब इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, ऑलराइट। और अगर बीच में कहीं कोई टेम्परिंग होती तो सील दोबारा लगाना आसान नहीं था, क्योंकि सील हर जगह नहीं बनती थी। सील कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे बनती थी, किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को ही वो रिप्रेजेंट करती थी, और उसी के पास वो सील होती थी, सब कोई सील लगा नहीं सकता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि दिस सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। अब मैंने कहा कि सील किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करेगी। तो जब वो सील इंटैक्ट पहुंचेगी, इसका मतलब कि जो पार्टी ए है, उस पार्टी ने बी को जो सामान भेजा था ऑथेंटिकली पहुंच गया है। इसका मतलब पार्टी ए, जो जेन्युइन पार्टी जिसके साथ हमारा ट्रेड चल रहा है, उसी ने भेजा इसको, ऑलराइट। तो सबसे पहला तो सील और सीलिंग का ये यूज हो गया। आगे बढ़ते हैं हम स्क्रिप्ट की तरफ। अब सील और सीलिंग क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लग रहा कि कोई कंफ्यूजन आपको होगा इस पर। चलो, तो अब यहाँ पे बात करते हैं आगे स्क्रिप्ट की। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको आप आसानी से ना समझे, थोड़ा सा एक समझने में मुश्किल आए, वो एनिग्मेटिक कहलाता है, ठीक है। रहस्यमय टाइप का, थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप का जो लगे, दैट इज कॉल्ड एनिग्मेटिक। सो द एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट मतलब एक ऐसी चीज जिसको हम आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं आज के डेट में। सो हड़प्पन सील्स यूजली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। हड़प्पा की हर सील में, यहां पर भी अगर आपको इमेज दिख रहा है, इमेज दिख ही रहा है आई एम श्योर, तो मतलब इतनी तो ठीक ठाक लाइट है कि आपको सारी चीज़ें बोर्ड पे दिख जाएंगी, भविष्य में और ठीक ठाक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं और इमेज में यहाँ पर कुछ कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। अब ये सिंबल्स ही यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ कुछ लिखा हुआ है। हड़प्पन सील में क्या है, कुछ लिखा हुआ है। देयर इज अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल, माइट बी। अब इस सील में जो भी लिखा हुआ है, तो ये जो सिंबल बना है या जो एक एनिमल मोटिफ बना है, मोटिव का मतलब भी अभी क्लियर कर दूंगा मैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी ने कभी पूछा भी था एक समय। अब ये जो इमेज बनी हुई है, लोगो बना हुआ है, कुछ भी कर दो, जैसे आज के डेट में बहुत सारे लोगो होते हैं, तो ये एक उस पर्सन का जो कुछ भी एक सिंबल होगा वो हो गया, उसके साथ साथ पर्सन का नाम वगैरह भी यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। सो प्रोबेबली दैट राइटिंग इज एक्चुअली द एड्रेस और नेम और द टाइटल ऑफ द ओनर। जिस भी पर्सन का वो सील है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का वो सील है, उसकी डिटेल वहां पर लिखी हुई है।
Scholars have also suggested that the motif conveyed a meaning those who could not read. तो मैंने कहा मोटिफ, अभी मोटिफ का मतलब होता है एक तरीके से सिंबल, जनरली एनिमल्स के मोटिफ इस्तेमाल करते हैं। तो मोटिफ इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इमेज रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादातर एनिमल मोटिव्स इस्तेमाल किए गए हैं। हड़प्पा की जो सीलें हैं उनमें ज़्यादातर एनिमल मोटिव्स इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं, ठीक है, जैसे पशुपतिनाथ है और इस तरह के अलग अलग मोटिव्स, इमेजेस, सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन को ही मोटिव कहते हैं। क्लियर? तो मोटिव में जनरली एनिमल्स इस्तेमाल है, जनरली इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया, ज़्यादातर में एनिमल ही देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल ही हैं, दूसरे इमेजेस या रिप्रेजेंटेशंस भी हैं। तो इससे क्या है, इससे दो चीज़ें पता चल रही। सबसे पहली चीज़ तो ये पता चल रही है कि जो कुछ भी मीनिंग रहा होगा, अब वो मीनिंग क्या हुआ होगा, जब दो पार्टीज के बीच में ट्रेड डिसाइड हुआ होगा तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बता दिया होगा कि जब हमारे सामान या गुड्स आएंगे आपके पास में तो उन गुड्स पे क्या रहेगा, एक सर्टेन टाइप का इमेज लगा हुआ रहेगा, उस इमेज का ये मीनिंग होगा। तो अब ये जो मीनिंग है, जो लोग नहीं पढ़ लिख सकते हैं इसको देख के समझ जाएंगे। आपको ही पता है मेसोपोटामिया में हर कोई नहीं पढ़ लिख सकता था। मेसोपोटामिया में टैबलेट लिखने वाले जो होते थे वो स्पेसिफिक लोग होते थे, वो और सिर्फ लिखने पढ़ने और टैबलेट मेकिंग का ही काम करते थे। हड़प्पा में भी वाइड स्प्रेड लिटरेसी थी, ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, बट सब कोई पढ़ लिख सकता था, दैट इज़ नॉट श्योर। इस बारे में कहीं पर लिखा भी नहीं है, तो हमें समझ में भी कहाँ से आ जाएगा क्लियर कट। और किसी भी सोसाइटी में 100% लिटरेसी माइट भी इतना आसान नहीं है अचीव करना। तो हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग, खासकर जो ट्रेड में इन्वॉल्व रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे लोग रहे होंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते रहे होंगे, नहीं पढ़े रहे होंगे, तो उनके लिए सिंपली ये इमेजेस जो होती थी वो गुड्स की ऑथेंटिसिटी को रिप्रेजेंट करती थी या गुड्स की ऑथेंटिसिटी को पहचानने का एक कारण बनती थी। चलो, अब ये जो स्क्रिप्ट है, तो ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हमें हड़प्पा में मिले हैं वो छोटे हैं। मतलब कहने का कि जैसे अभी हमने एक सील देखा और उस सील में एक एनिमल बना हुआ दिख गया हमें, ठीक है। अब ये जो एनिमल बना हुआ दिख गया, तो अब ये एनिमल बना हुआ दिख गया आपको, अब इसके साथ में कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कुछ और लिखा हुआ है। तो इस एनिमल का तो अपना एक मीनिंग है, चलो वो समझ गए हम। लेकिन ये जो सिंबल्स और साथ में लिखे हुए हैं, इनकी मीनिंग क्लियर हो नहीं रही है। तो ज़्यादातर जो सील वगैरह में मिले हैं इस तरीके से लिखे हुए राइटिंग्स, ये छोटे ही हैं। एक जैसे अभी हमने देखा ये एक बड़ा सा, तो कुछ कुछ बड़े बड़े बैनर्स भी मिले हैं जिनमें एक लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे बस हैं, लंबे बड़े कुछ ऐसे सेंटेंस टाइप के बैनर्स भी हैं। तो इसमें कितना, अबाउट 26 साइन है, 26 साइन का एक लंबा बैनर मिला है। इसका मतलब है कि इसमें जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें 26 सिंबल्स बने हुए हैं, 26 सिंबल बने हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, इसको जब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिकोड करने की कोशिश की तो कम से कम 100% तो उनको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन कम से कम ये पता चल पाया उनको कि हड़प्पा की जो लैंग्वेज है वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, जैसे नॉर्मली हम अल्फ़ाबेट में अभी आज के डेट में पढ़ाई लिखाई करते हैं। पूरी तरीके से तो अनडिसाइफर्ड रही, मीनिंग उसकी क्लियर नहीं हो पाई 100% कि लिखा क्या है। जैसे मेसोपोटामिया में हुआ, मेसोपोटामिया में टैबलेट्स पढ़ने के बाद हमें पूरा समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग। पूरा उनका एक लाइन टू लाइन सेंटेंस हमने डिकोड कर लिया, सब कुछ पता चल गया। लेकिन यहाँ पर अनडिसाइफर्ड, या डिसाइफर्ड को आप एक तरीके से दूसरे लैंग्वेज में कह दो, इट वॉज अनडिकोडेड और नॉट डिकोडेड, ठीक है। चलो टू डेट आज तक ये डिकोड नहीं हो पाया प्रॉपर। सो इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल। लेकिन इतना समझ में आ गया कि जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं थी। अल्फाबेटिकल का मतलब समझ रहे हो, जैसे आज की डेट में हम क्या करते हैं, हर एक सिंबल को एक वोवेल या कॉन्सोनेंट से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाया गया है ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल में शुरुआत में ए एक अल्फ़ाबेट है और ए अल्फ़ाबेट को इस पर्टिकुलर साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से एक लेटर का अपना एक सिंबल हो गया। क्लियर है? और इसी तरीके से इन सिंबल्स को मिला दिया जाए तो एक क्या बन जाएगा, अपने आप में सेंटेंस बन जाएगा, APPLE एप्पल। क्लियर? तो इस तरीके से वहां पे नहीं लिखा जाता था। ऑलराइट, वहां पर क्या होते थे, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे साइन होते थे। ईच साइन स्टैंड्स फॉर अ वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो हमारे यहाँ वोवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर व्यंजन हिंदी में हम जिसे पढ़ते हैं, ठीक है, आ ई ऊ काखा गाघा, ये सब तो स्वर व्यंजन हो गया। अंग्रेजी में उसी को हम वोवेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। इस फॉर्म में हड़प्पन्स
कि स्क्रिप्ट नहीं थी, क्लियर है, वहां पर एक अल्फाबेट एक सिंबल को रिप्रेजेंट करे ऐसा नहीं था, ठीक है। इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 टू 400, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग तो इसको 700 तक कहते हैं कि 700 के आसपास तक साइन या सिंबल्स थे हड़प्पा के स्क्रिप्ट में, क्लियर। तो इन 375 से लेके 400 सिंबल्स या साइंस को ही मिक्सअप करके या उन्हीं से सेंटेंसेस बनाए जाते थे, या उन्हीं से जो लैंग्वेज या सेंटेंसेस या जो भाषा थी वो बनाई जाती थी। इट इज़ अपीरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये एक यूनिक और चीज़ हो गई कि हमें देखने पर ये समझ में आता है कि जैसे अभी हम लिखना शुरू करते हैं तो कैसे लिखना शुरू करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू। बहुत सारी चीज़ें राइट टू लेफ्ट आज भी लिखी जाती हैं, लेकिन अभी नॉर्मली ये आप बोर्ड में लिखा हुआ सेंटेंस देख रहे हो, तो जब मैं पढ़ रहा हूं तो कहां से पढ़ता हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ता हूं, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं पढ़ता। हड़प्पन जो लैंग्वेज थी दैट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये कैसे इन्होंने समझने की कोशिश की कि लोग राइट से लेफ्ट पढ़ते रहे होंगे उसको, या राइट से लेफ्ट ही लिखी जाती रही होगी। कुछ कुछ सील हैं जिनमें सेंटेंसेस जब लिखे हुए हैं तो इन्होंने क्या देखा कि वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट। जैसे जब हम लिखना शुरू करते हैं तो अमूमन हमारी आदत होती है, अभी आप पेपर पे लिखना शुरू करोगे, एक प्लेन पेपर पे लिखोगे, तो जब यहाँ से लिखना शुरू करोगे तो आपका सेंटेंस यहाँ आते 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 एक समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि कोई स्पेलिंग पूरी ना हो तो आप जितना यूजुअली स्पेस छोड़ते हो उससे ज़्यादा स्पेस छोड़ दो और अगले सेंटेंस अगले वर्ड को आप दूसरे लाइन में एडजस्ट कर दो। फिर हो सकता है कोई स्पेलिंग ऐसी हो जो थोड़ा एक दो लेटर और जोड़ के कंप्लीट होने वाली हो, तो आपका सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, तो अगली वाली लाइन से वो थोड़ा बड़ा दिख जाएगा। मतलब आपने लेफ्ट से लिखना शुरू किया और राइट तक आप गए आगे, क्लियर है। तो आप लेफ्ट से बड़ा यूनिफॉर्म तरीके से लिखोगे, लेकिन राइट में यूनिफॉर्मिटी थोड़ी सी शायद उतनी नहीं रहेगी, तो ये देख के समझ में आ जाएगा कि आप लेफ्ट से राइट लिख रहे हो। वैसे ही कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट, राइट की तरफ जब ये लोग लिखना शुरू कर रहे हैं तो लोग राइट से लिख रहे हैं, तो वहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी सी वाइड है और लेफ्ट तक आते आते गुछड़ पुछड़ मच गई है, ठीक है। तो इससे अंदाजा लगाते हैं कि इफ द इनग्रेवर बिगेन वर्किंग, इनग्रेवर मतलब माइट बी जो पर्सन इनग्रेव किया होगा, लिखा होगा सीलों के ऊपर, उस समय खुरेज कर लिखते थे, इनग्रेविंग उसको कहते हैं। तो जो लिखने वाला पर्सन रहा होगा उसने दाएं से लिखना शुरू किया होगा, राइट साइड से लिखना शुरू किया होगा, और आते आते लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा उसके पास स्पेस कम बचा होगा और उसे सेंटेंस कंप्लीट करना रहा होगा, इसलिए उसने यहाँ से तो बड़ा डिटेल में लिखा, लेकिन आगे आते आते थोड़ा सा वो श्रिंक होने लग गया अपने सेंटेंस पे। तो ये एक अंदाजा है उनका। ऑब्वियस सी बात है, श्रिंक से वाइड की तरफ नहीं जाएंगे, वाइड से श्रिंक की तरफ आते हैं। जब आप लिखना शुरू करते हो तो आप उतना स्पेस का अंदाजा नहीं लगाते हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको लगता है कि यार स्पेस कम हो रहा है, और फिर आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को समझने में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड। अब आर्कियोलॉजिस्ट को एक यूनिक चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मिले हैं हड़प्पा में, खुदाई के दौरान बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है, इनमें ज़्यादातर जगहों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सील्स, कॉपर टूल्स, रिम ऑफ जार, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रॉड्स, इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड, ये वो सब चीज़ें हैं। साइन बोर्ड में तो लिखा ही रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि साइन बोर्ड है तो उस सिंबल के लिए डेडिकेटेड ही है, कुछ ना कुछ चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कुछ मैसेज लिखा रहा होगा उस समय। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें कि जार एक नॉर्मल जार है, तो जार की जो रिम है, जार का जो अपर पोर्शन है, ठीक है, ये थोड़ा पिचका हुआ जार है, पर कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लो, ठीक है, चलो ठीक ठाक बना देते हैं। तो इस तरीके से अब मान लो जैसे ये जार बना हुआ है, अब इस जार की रिम पर आपको कुछ लिखा हुआ, कुछ मैसेज दिख जाएगा। होता ना जैसे आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि अब आपको पार्टी जाना है और पार्टी में या कहीं पर कुछ है ना, गाँव वाँव में होता है ऐसा, पता नहीं आपके यहाँ होता होगा कि नहीं होता होगा, बर्तन देते हैं, है ना। तो जब आप बर्तन देते हो तो बर्तन में फिर मैसेज लिखवा देते हो, है कि नहीं। मैसेज का मतलब अपना नाम, गाँव, पता वता लिखवा देते हो, ऐसा होता है। पता नहीं आपके यहाँ होता हो नहीं, हमारे यहाँ ऐसा गांव में होता था कि क्या करते थे कि जब भी किसी को कुछ ऐसा गिफ्ट करते थे, अब मान लो प्लेट दे रहे हैं, ठीक है, या कुछ और दूसरा बर्तन दे रहे हैं, तो उस बर्तन में क्या करते थे, अपना नाम लिखवा देते थे कि आई एम दिस सन ऑफ दिस, द रेसिडेंट ऑफ दिस विलेज एंड दैट, ठीक है। अब ताकि पढ़ने वाला बाद में फिर, है ना, तो बर्तन पे लिखने वाली एक मशीन होती है, तो वैसे ही टाइप का यहाँ पे बर्तनों में कुछ मैसेज लिखा हुआ है। तो हर तरीके का जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला है, ज्वेलरी में भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिली हुई हैं। सो इससे क्या अंदाज़ा लगाता है
एक आर्कियोलॉजिस्ट इससे ये अंदाजा लगाता है कि देयर मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिशेबल मटेरियल्स टू, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिस्ट्रॉय हो गई हों, डैमेज हो गई हों, गल गई हों, पूरी तरीके से डिके हो गई हों। पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल, पेरिशेबल आइटम वो होते हैं जो टाइम के साथ में डिके हो जाते हैं, और नॉन पेरिशेबल आइटम वो होते हैं जो टाइम के साथ इंटैक्ट रहते हैं, नहीं डिके होते हैं। जैसे आपने देखा बहुत सारी कॉपर टूल्स और सीलवेयर ये डिके नहीं हुए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहे होंगे जो डिके हो गए होंगे टाइम के साथ में। क्लियर है? तो हो सकता है उन मटेरियल्स पे भी कुछ ना कुछ लिखा रहा होगा। अब अगर हर एक चीज पर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पढ़ना लिखना वाइड स्प्रेड रहा होगा। कुड दिस मीन दैट लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड? क्वेश्चन मार्क, देख रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इट मीन्स कि वी आर नॉट श्योर, आर्कियोलॉजिस्ट आर नॉट कंफर्म, नॉट श्योर वेदर ऑल द रेसिडेंट्स, ऑल द पीपल सेटल्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर लिटरेट और नॉट। क्या सारे लोग पढ़े लिखे थे? नहीं थे, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। संभवतः पढ़े लिखे रहे होंगे, संभवतः नहीं रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज वेट के बारे में बात करते हैं। वेट सिस्टम। अब वेट सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है कि हड़प्पा में एक बड़ा प्रॉस्पेरस और फ्लॉरिश ट्रेड था। पिछले जो चैप्टर्स है प्रोक्योरिंग फॉर या स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, ये सब जो आपने पढ़ा है ना, फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट, इन दोनों में ट्रेड को डिपिक्ट किया गया, दोनों पैराग्राफ में। इनफैक्ट जो स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल वाला चैप्टर वो वीडियो था, उसमें आपने देखा कि क्या था, सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड और ओवरसीज ट्रेड दोनों के बारे में डिस्कशन है। यानी जो ट्रेड था ये उनकी साइड्स के बीच में होता था, ठीक है, इन बिटवीन द साइड्स, और इसके बाद जो आउटसाइड ट्रेड है, इसको दूसरे एक ऑफिशियल लैंग्वेज में कह दूं मैं तो इंटरनल ट्रेड होता था उनके बीच में, और एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था। एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर से भी व्यापार करते थे, दोनों कंडीशन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जब है, ट्रेड को बिना मेजरमेंट के पॉसिबल नहीं है। आप जो गुड्स भेज रहे हैं उन गुड्स का कुछ एक क्वांटिटी होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ही भेजेंगे आप। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके और एक्सपोर्ट तक सारी चीज़ों का एक मेजरमेंट तो होना चाहिए, और बिना वेट के मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हड़प्पा में वेट्स थे, और बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको पहचाना भी, समझा भी, देखा भी। मेरे ख्याल से कहीं पर मैंने आपको दिखाया है, क्या नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं है, ठीक है आगे शायद और दिखने मिल जाए आपको। तो इस तरीके से क्यूबिक टाइप के वेट हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे इस टाइप के क्यूबिक वेट हैं, ठीक है। कुछ कुछ छोटे भी हैं ऐसे, और इस तरीके से कुछ बड़े वेट हैं। ऑलराइट, सो एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। जितना भी हड़प्पा में एक्सचेंज मतलब ट्रेड होता था, सो ऑल द ट्रेड वाज रेगुलेटेड बाय अ फिक्स्ड प्रिसाइज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कि ऐसा नहीं था कि मनमाफिक वेट सिस्टम बनाया था, बहुत प्रिसाइज, यानी कि एक्यूरेसी रखी गई थी वेट सिस्टम को बनाने में, अपने मनमाफिक नहीं, है ना। गांव घर में कभी देखा नहीं होगा, या तुम अपने कॉलोनी वॉलोनी में कभी ऑब्जर्व किए होगे, हालांकि बड़े शहरों में तो बड़ा ध्यान रखा जाता है, पर क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे आपके यहाँ लोकल सब्जी है ना, वेजिटेबल सेलर्स आते हैं जो रेडी ठेले पे लेके आते हैं, तो कई बार उनको बाट मिलेगा नहीं। मान लो जैसे आधा किलो का बाट उनका जो है वो घूम रहे थे कहीं पे और घुमाई दिया उसको, है ना, या फिर आते जाते कहीं पे गिर गया, किसी कुछ चुरा ले आया, कुछ भी हो गया बेचारे के साथ में, तो क्या करता था, वो एक पत्थर उठा के रख लेता है। कोई भी स्ट्रीट से पत्थर उठाएगा और उसको एक औसतन एवरेज मेजर वेजर करके, है ना, फिर आप पूछोगे कि भैया पत्थर क्यों रखा है, ये आधा किलो है मैडम, यस सर, ठीक है। तो वो एक एवरेज है, चाहो तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि हम नहीं मानते, आप स्टैंडर्ड वेट लेके आओ, है ना। तो यहां पर वैसा ही स्टैंडर्ड सिस्टम था, प्रिसाइज सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि कुछ भी लेके पत्थर उत्थर लेके चल देंगे, है कि नहीं। इसलिए यूजली मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चर्ट। तो इसलिए हड़प्पा का ये इंडिकेशन है एक बहुत बड़ा, कि हड़प्पा में जो ट्रेड होता रहा होगा उस ट्रेड की एक्यूरेसी थी, और ये एक तरीके के चिकने पत्थर का बना हुआ होता था, ध्यान रखिएगा, क्यूबिकल शेप में होते थे, जिनमें कोई मार्किंग नहीं होती थी, कोई मार्किंग नहीं होती। जैसे आज के वेट में आप देखोगे कि आधा किलो है, 1 किलो है, 2 किलो का है, 5 किलो का है, 10 किलो का है, ये लिखा होगा, मार्किंग की हुई होगी, लिखा रहता है। लेकिन उस जमाने में वहां पर वेट्स में मार्किंग नहीं होती थी, तो उनको जो बनाया जाता था उस दौरान ही ध्यान रखा जाता था, ठीक है। चलो, तो डिनोमिनेशंस कैसे तय होते थे फिर, जो
वेट मेजरमेंट का सिस्टम रेगुलेट करता रहा होगा हड़प्पा में। अब हमें तो पता नहीं कि पॉलिटिकल सिस्टम था वहाँ कि नहीं था, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि हमें ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं नहीं मिला, 100% कन्फर्मेशन नहीं है। फिर भी हमें मान के चलते हैं कि कोई ना कोई तो रेगुलेट करता ही रहा होगा। तो जिसने भी रेगुलेट किया था वो एक बाइनरी सिस्टम में वेट्स के प्रोडक्शन या फॉर्मेशन या क्रिएशन पर जोर देता था। बाइनरी सिस्टम जो है दुनिया में या दुनिया की नज़र में 17th सेंचुरी के दौरान पैदा हुआ। 17th सेंचुरी में एक जर्मन मैथमेटिशियन है जिसका नाम है लाइबनिज, ठीक है। तो 17th सेंचुरी में एक जर्मन मैथमेटिशियन है लाइबनिज, जिसने दुनिया में बाइनरी सिस्टम को क्रिएट किया। या माना जाता है कि दुनिया में बाइनरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में इन्हीं पर्सन का हाथ है। अब ये तो हो गई एक बात, लेकिन हड़प्पा के लोग 5000 साल पहले बाइनरी सिस्टम में वेट्स को प्रोड्यूस करते थे। अब आप देख लो कौन है। तो दुनिया में पढ़ाया जाता है लाइबनिज, लेकिन ये प्रूफ हो गया कि हड़प्पा के लोग भी बाइनरी सिस्टम में वेट्स को प्रोड्यूस करते थे। अब आप कहोगे कि ये बाइनरी सिस्टम क्या है सर? तो देखो क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी नंबर को जब आप 2 के 2 डिजिट्स के या 2 के मल्टीपल्स पर रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली बाइनरी सिस्टम में जैसे 0 1 हो गया, 0 1 1 0, इस तरीके से, यानी 2 डिजिट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना बाइनरी सिस्टम का होता है। बाइनरी, बाई का मतलब 2, बाई वर्ड का मतलब है यहाँ पर 2, बाइनरी का मतलब 2 सिंपली। तो जितने भी हड़प्पा में वेट्स के डिनोमिनेशन है, ध्यान रखिएगा, तो वो किसके रेशियो में होते थे? 1:2, 4:8:16 और इस तरीके के रेशियो में और आगे बढ़ते चले जाते थे, है ना। जैसे इसको आप ऐसे भी कह दो कि 2 to the power 0, 2 to the power 2, 2 to the power, इस तरीके से उसको डबल करते चलो, क्लियर, इसके रेशियो में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक जो लोएस्ट वेट होता था हड़प्पा का 0.85, ठीक है, 0.85 ये लोवेस्ट वेट की मेजरमेंट यूनिट हुआ करती है। या मैं कहूँ कि जो जैसे आज के रेट में हम नापते हैं ना, तो तोला, फिर उसके बाद ग्राम और किलो और इस तरीके से ऐसा नापते हैं। ग्राम में ही, मतलब बेसिकली ग्राम से शुरू होता है वो, है ना। उसी को फिर और अलग अलग तोला ओला इस तरीके की लैंग्वेजेस में बोल देते हैं। तो ग्राम हो गया, फिर उसको इनफैक्ट मिलीग्राम और इस तरीके से नीचे और डिवाइड करते हैं, है ना। फिर ऊपर और चले जाओगे तो किलोग्राम में डिवाइड करते हैं, क्विंटल्स में डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से अपर से लोअर और लोअर से अपर की तरफ जाती हैं यूनिट्स। तो वैसे ही जो छोटी, जैसे 1 ग्राम हुआ या 0 पॉइंट समथिंग मिलीग्राम हुआ, तो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट का वेट रहा होगा, हम वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट का वेट रहा होगा वो 0.85 का था। अब इसको जस्ट डबल कर दो, 1.7 समथिंग, ठीक है, फिर 3.4, इसके ही एक मल्टीप्लिकेशन में इनके वेट के सिस्टम जाएंगे, जस्ट उसको डबल करते जाओ, क्लियर है। तो हायर डिनोमिनेशन जो वेट का था दैट वाज क्या नाम है, 1200 800 30, ये देखो 1 से शुरू होकर वो 12,800 तक जाता था। ऑलराइट, सो व्हाइल द हायर डिनोमिनेशंस फॉलोड द डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम समझ गए, जब आप यही हम ऐड करते जाओगे तो डेसिमल सिस्टम तो आएंगे ही पॉइंट्स में, तो डेसिमल सिस्टम को भी फॉलो करते थे। और डेसिमल सिस्टम के दौरान, अब जैसे मान लो आप 0.85 की बात करोगे, 0.85 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? पॉइंट्स को आपको खिसकाना पड़ेगा, 1.7 जो मैं कह रहा हूँ, 170 समथिंग, है ना। तो उसको आप पॉइंट को इधर खिसकाओगे मैथमेटिक्स में तो क्या बन जाएगा? 1.7 बन जाएगा ये, तो डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो जितने जैसे जैसे हायर यूनिट्स की तरफ चले जाओगे वहां आप देखोगे कि आपको उसमें क्या है, फिर जैसे जैसे उसका वेट बढ़ रहा है, डिजिट्स बढ़ रही है, डेसिमल सिस्टम में भी आ जाएगा वो। लेकिन जो छोटे वेट्स हैं, छोटे वेट्स का इस्तेमाल माइक्रो लेवल की जो चीज़ें हैं उनको मेजर करने के लिए किया जाता था। फॉर एग्जांपल ज्वेलरीज। और जो बड़े वेट्स हुआ करते थे, इनको माइट भी जो एक्सटर्नल ट्रेड होता रहा होगा उस ज़माने में, उस एक्सटर्नल ट्रेड को मैनेज करने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए जैसे ज्वेलरी है, ठीक है, तो ज्वेलरीज को आज भी हम छोटे डिनोमिनेशंस में, जैसे ग्राम की बात करी मैंने, तो उस ग्राम के डिनोमिनेशन में ज्वेलरी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। और फिर जब हम बहुत बड़ी चीज़ को मेजर करने जाते हैं तो फिर हम किलोज और क्विंटल्स पे जाते हैं, ठीक है। चलो कुछ कुछ जगह पर हड़प्पा में हमें मेटल स्केल पेन्स मिले। स्केल पेन समझते हैं, जैसे आज के डेट में आपके पास स्केल्स हैं और उस पर इस तरीके के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये मेटल स्केल पेन्स क्या समझाते हैं हमें
कि ये भी मेजरमेंट की क्या रही होंगी, कुछ स्केल्स रही होंगी। मीन्स देयर वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम वॉज वेरी 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 एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम था हड़प्पन लोगों का। क्लियर है? तो ज्वेलरी और वे बीड्स को, छोटी छोटी बीड्स का वेट ही कितना होगा, तो इनको मेजर करने के लिए बहुत सारी छोटी स्मॉलर वेट्स की यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था, और जो बड़ी यूनिट्स होती थी, लार्जर यूनिट्स होती थी, उनका इस्तेमाल जो नेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड होता रहा होगा, या बड़े अमाउंट में जो गुड्स होते रहे होंगे, उनको मेजर करने के लिए किया जाता होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस जितना भी इस वीडियो में सील और स्क्रिप्ट और वेट के बारे में आपके बुक में था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ें उतनी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं थी, तो उन सबको मिला के मैंने कोशिश करी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और आ भी गया होगा। अगले वीडियो को लेके जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।